हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो हमारे एनसीईआरटी सीरीज़ का 5वां वीडियो है और आज हम पढ़ेंगे राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं एवरीडे आपके लिए किसी न किसी प्रकार का वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि यूपीएससी के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो स्टार्ट और अध्याय स्टार्ट होता है एक छोटे से बच्चे के एक कहानी से। जब वो सोकर उठा तो उसके जो नाना नानी था वो वोट डालने जा रहे थे। दरअसल उसके जो नाना नानी चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतना उत्सुक क्यों हैं। उनके नाना जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि आज हम अपने शासक को चुनने जा रहे हैं। तो ये जो लड़का है इसका नाम शंकरन है और इसके नाना नानी जा रहे हैं वोट डालने के लिए। ठीक, तो कुछ शासक कैसे बने, कुछ जो लोग हैं वे शासक कैसे बने। तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव करते जा रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। लगभग 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यानी जब वे यज्ञ करते थे तो वे राजा कहलाने लगे। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं होता है। हम राजा को वोट देकर चुनते हैं, जिसका अधिक बहुमत होता है वही उस क्षेत्र विशेष का कार्यभार संभालता है। अश्वमेध यज्ञ, ये यज्ञ आपने कभी न कभी सुना होगा, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा यज्ञ में से एक है। तो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के जो लोगों को देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यानी जो राजा का घोड़ा होता था उसको छोड़ दिया जाता था और वो जितना देर तक उस क्षेत्र में या फिर जहाँ तक वो पहुँचता था वह क्षेत्र उस राजा का हो जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने अगर रोक देता तो दोनों राजाओं के बीच में मारपीट स्टार्ट हो जाता और जो जीतता वो उसका क्षेत्र हथिया लेता। ठीक, तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा सबसे शक्तिशाली राजा था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रण किया जाता था। यह यज्ञ जो होता था विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए उपहार लाते थे, यानी जो कि गिफ्ट हम कहेंगे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उन्हें राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय और अन्य गुणों का गान करते थे। यानी जब राजा लोग आते थे तो उस विशिष्ट राजा जो अश्वमेध यज्ञ करता था उसी का गुणगान गाते थे। राजा के सगे संबंधी खास करके उनके रानियों तथा पुत्रों को भी कोई छोटे बड़े अनुष्ठान करते थे। ठीक, अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव के साथ साथ अन्य अनुष्ठान करते थे। जो वैश्य लोग होते थे, सामान्य लोग उपहार लाते थे और उन्हें पुरोहित क्षुद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो ये तो रहा अश्वमेध यज्ञ। हमने इसको पढ़कर क्या समझा, चलिए जानने का प्रयास करते थे। एक्चुअल में प्राचीन काल में जो राजा हुआ करते थे अश्वमेध यज्ञ करते थे। इसमें ये होता था कि एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था और अगर कोई राजा
उस घोड़े को रोक लेता तो दोनों राजा के बीच युद्ध हो जाता था और जो राजा जीतता उसका दोनों राज्य क्षेत्र हो जाता था। अगर कोई उस घोड़े को नहीं छूता तो इसका मतलब ये है कि अश्वमेध करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग वर्ण देखते हैं। हम वर्ण का यहाँ पर मतलब जानते हैं कि जातिवाद स्टार्ट हो गया है। उस समय 4 सामाजिक वर्ग होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम क्या होता था? वेदों का अध्ययन कराना, ठीक, यज्ञ करना जिनके लिए उन्होंने उपहार मिलता था। और क्षत्रियों का काम युद्ध लड़ना और लोगों की रक्षा करना था। और वैश्य का काम खेती, पशुपालन और व्यापार से था। और शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की क्या करना? सेवा करना था। तो हमें इतिहास में 4 वर्ण देखने को मिलता है। क्या क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमने चारों का काम भी देखा जो कि अलग अलग कैटेगरी में विभाजित है। अब हम जनपद के बारे में चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि महायज्ञों को कराने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपद के नाम से राजा माना जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। तो जन के बसने की जगह का अर्थ है जनपद। कुछ महत्वपूर्ण जनपद हमें मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई वस्तुओं की खुदाई की है। दिल्ली के पुराने किले, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजीखेड़ा इसमें महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ हम कहेंगे कि जनपद हैं। आप याद रखिएगा इस नाम को, जो कि काफ़ी बड़ा नाम है, और हस्तिनापुर, इन नामों को याद रखिएगा। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना और तिल, सरसों जैसी फसलों को भी उगाते थे। आगे देखते हैं कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। उनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के हमें बर्तन भी देखने को मिला है जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। जो चित्रित धूसर पात्र क्या है? ये कुछ विशेष प्रकार के बर्तन होते हैं। क्या है? चित्रित धूसर पात्र। चित्रित धूसर पात्र एक विशेष प्रकार का बर्तन है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। तो चित्रित धूसर पात्र में चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में हैं। तो अब हम जनपद के बारे में पढ़ लिया हूँ, अब हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो जनपद एक छोटा सा क्षेत्र है और महाजनपद एक विशाल क्षेत्र को हम कहते हैं। ठीक, तो महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। चित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में हमें किलाबंदी देखने को मिलता है तथा उसके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें भी बनाई गई है। तो ये है चित्र 4 जिसकी चर्चा हमने ऊपर किया, और इसमें हमें कुछ जनपद एवं महाजनपद और नगर की जानकारी मिलेगी। तो आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि इसमें हमें बहुत ऐसे जनपद एवं महाजनपद, जैसे कि एक मगध हो गया, एक वैशाली, एक हस्तिनापुर, एक उज्जैनी, एक कौशाम्बी, इस प्रकार के हमें और भी जनपद एवं महाजनपद देखने को, तक्षशिला हो गया। तो इसको याद रखना हमें आवश्यक हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे कि ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया, क्योंकि बड़े बड़े किले इसलिए बनाए जाते थे इतिहास में ताकि वे बाहर से होने वाले आक्रमण से बच सके। ठीक, आगे देखते हैं कि कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंचे और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। ठीक इसी तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और
उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखने भी सरल हो जाता था। यानी एक क्षेत्र में अगर हम बाउंड्री कर दें तो उस क्षेत्र में हमें निगरानी रखना आसान हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो राजा किलाबंदी कर देता था वो अपने आप को बहुत ही समृद्ध समझता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री एवं पुरुषों बच्चों ने इसके लिए यथा श्रमिक किया होगा, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ी होगी। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक विशाल सा दीवार बनाया गया था ताकि बाहर से आने वाले आक्रमणों को खासकर से बचा जा सके। तो ये जो चित्र है ये कौशाम्बी का है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसको बनाया गया था आज से लगभग 2500 साल पहले इसका निर्माण किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि अब राजा सेना रखने लगे थे, यानी अब जो राजा है वो सेना रखने लगे थे। एक स्थित सेना, यानी हम कहें कि एक निश्चित संख्या में वे सेनाओं को रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के के रूप में होता है। इन सिक्कों के बारे में हम पढ़ेंगे अध्याय 8 में, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। अब हम ये समझ लेते हैं कि कर किसी भी क्षेत्र के उन्नति के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये चाहे वर्तमान की भारत ही क्यों ना हो या फिर प्राचीन भारत ही, सभी राजा या फिर सरकार अपने राज्य की उन्नति के लिए कर को वसूलते हैं ताकि अपने क्षेत्र में विशेष कार्यों को वो करा सकें। तो महाजनपद के जो राजा होते थे विशाल किले बनवाते थे और बड़े बड़े सेना भी रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः जो महाजनपद के राजा होते थे लोगों द्वारा समय समय पर उपहार पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से वे कर वसूलने लगे। यानी महाजनपद के जो राजा होते थे अब वो उपहार यानी गिफ्ट नहीं लेते थे, अब लोगों से वे क्या लेते थे, कर लेते थे। आगे देखिए, तो फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरी के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों के ऊपर लगाए गए कर, व्यापारियों के ऊपर लगाए गए कर, आखेट एवं खाद्य संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तु देनी होती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे वस्तुओं एवं कार्यों के लिए वे कर चुकाते थे ताकि राजा उससे कर वसूल कर अपने क्षेत्र में उन्नति कर सके, किलाबंदी कर सके एवं बहुत ऐसे कार्य हैं जो कि एक राजा अपने नागरिकों या फिर कहे कि अपने प्रजा के लिए करना चाहते होंगे, वे कर के माध्यम से ही पूरा होता। कृषि में हमें अब परिवर्तन देखने को मिलने लगा। तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल, जो कि वर्तमान में भी हमें देखने को मिलता है, इससे आसानी से हम किसी खेत को जोतते हैं और फसल उगाने में हमें सहायता होती है। तो जो हल के फाल है अब लोहे के बनने लगे। तो जब हल लकड़ी का होता था तो उससे ज़्यादा मिट्टी की खुदाई नहीं हो पाती थी, लेकिन अब जो फाल है ये लोहे के बनने लगे तो इससे हमें ज़्यादा खुदाई मिट्टी का देखने को मिला। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसल की उपज बढ़ गई। दूसरा, हम देखेंगे कि लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में जो बीज छिड़का कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे को तैयार कर उसका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। पहले पौधे उतना जीवित नहीं रहते थे और पैदावार भी कम होती थी, लेकिन जब से पौधे को रोपने जाने लगा उस समय से पैदावार भी ज़्यादा बढ़ने लगा। आगे चलिए देखते हैं कि
मगध के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया हूँ कि ये सोन नदी के आसपास का क्षेत्र हुआ करता है, जो कि वर्तमान में बिहार का क्षेत्र है। तो हम चलिए देखते हैं कि इस मानचित्र में यानी मानचित्र 4 में कहाँ पर मगध है। तो इस मानचित्र में हम एक बार आ गए हैं और मगध को थोड़ा सा आप नज़र दौड़ाइएगा तो यहाँ पर आपको मगध नज़र आ रहा है। सॉरी, ये रहा मगध, ये मगध है। तो मगध के बारे में चलिए जानते हैं कि हमें क्या जानकारी यहाँ पर मिल रही है। तो लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदी मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। तो मगध क्षेत्र इसलिए इतना जल्दी फेमस या फिर प्रसिद्ध हुआ और एक बहुत महत्वपूर्ण जनपद बना क्योंकि यहाँ से सोन एवं गंगा नदी बहती थी, जो कि यातायात और जन वितरण और कहे कि ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षण कर सेना के काम में लगाया जाता था। यानी उस हाथी को जो उस समय के जो राजा होते थे अपने सेना में शामिल करते और उससे लड़ाई लड़ते थे। यही नहीं, जंगलों में से घर और गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इन क्षेत्रों में लोहे के अयस्क के खदान भी देखने को मिलता है। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। तो वहाँ के जो जंगल होता था वहाँ से हाथी को लाया जाता था। साथ ही साथ वहाँ की जो लकड़ी होता था उसको रथ में यूज़ किया जाता था घर बनाने के लिए। और साथ ही साथ वहाँ हमें लोहे के एक खदान भी देखने को मिलता है। उस लोहे को औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए उस समय के मगध के शासक यूज़ करते थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक आए। पहला है बिंबिसार और अगला यानी दूसरा है अजातशत्रु, जिसे हम अजातशत्रु के नाम से भी जानते हैं। अन्य जनपद को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। तो जो बिंबिसार है और अजातशत्रु हैं, ये अन्य जनपदों को जीतने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास करते थे। महापद्मानंद और एक महत्वपूर्ण शासक थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार के राजगीर, जो कि आधुनिक राजगृह है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो राजगृह बिहार यानी मगध की राजधानी कई सालों तक बनी रही थी। बाद में जो पाटलिपुत्र है यानी आज का पटना, वो भी मगध का राजधानी था। 2300 साल से भी पहले की बात है जब मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतते हुए भारत उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। यानी मैसिडोनिया का जो राजा सिकंदर था वो चाहता था कि हम विश्व में विजय होंगे और इसी चाह में वो मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारत उपमहाद्वीप के किनारे यानी व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा तो उनके जो सिपाही होते थे वे इनकार कर दिए। वे इस बात से भयभीत थे कि जो भारत के शासक है उसके पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ा सेना है जो कि हमें हरा देगा। इस कारण से जो सिकंदर की सेना है व्यास नदी को पार नहीं किया और लौटकर वापस चल गए। चलिए अब हम जानते हैं कि वज्जी के बारे में। वज्जी हम देखना चाहते हैं कि वज्जी का आखिर शासक कौन था। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन गया था। उनके जो नज़दीकी राज्य था जिसे हम वज्जी कहते हैं उसकी राजधानी वैशाली था। वज्जी की राजधानी वैशाली यानी बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं।
तो वज्जी में हम एक अलग प्रकार के शासन व्यवस्था देखते हैं जिसे गण या संघ कहते हैं। और वज्जी की राजधानी वैशाली या फिर बिहार थी और ये मगध के बिल्कुल पड़ोस का ही क्षेत्र था। गण या संघ में कई शासक होते थे। गण या संघ में कई शासक होते हैं। इससे अगर हम इंग्लिश में बांटें तो संघ का मतलब होता है यूनियन, और यूनियन कई लोगों से मिलकर बनता है, ठीक। और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाते थे, यानी संघ में जितने भी शासक होते थे प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाते थे? राजा कहलाते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न कराते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कामकर इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वे इसमें हिस्सा क्यों नहीं लेते थे। तो हमें पता है कि वर्ण व्यवस्था इस समय स्टार्ट हो गया था और हमने अभी पढ़ा कि उस समय 4 वर्ण व्यवस्था था, जिसमें से एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य होता था। और शूद्रों को ही इन सब कार्यों में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। चलिए अब जानते हैं कि वज्जी संघ का यह वर्णन जो है यह दिघ निकाय से लिया गया है, यानी दिघ निकाय में हमें देखने को मिलता है। दिघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। तो दिघ निकाय क्या है? दिघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। यह करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो इस चीज़ को हमें याद करना होगा कि ये दिघ निकाय क्या है। चलिए आगे देखते हैं कि जो अजातशत्रु है और वज्जी है उस संघ में कुछ बौद्ध ने उन लोगों को संदेश दिया जिसके माध्यम से वे अपने संघ को अच्छी तरह से चलाने में समर्थ रहेंगे। तो जो अजातशत्रु है वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने जो मंत्री होता है उसको बुद्ध के पास एक सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्होंने पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे निम्नलिखित कार्य करेंगे। यानी बुद्ध ने कहा कि अगर वज्जी के लोग, वज्जी के शासक अगर इन कार्यों को करेंगे तो जो वज्जीवासी है वे उन्नति करेंगे। पहला है कि वे पूर्ण और नियमित जो सभाएं उन लोग करते थे उसको नियमित रूप से करेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं, और जो उनको बंधक बनाया जाता था उसको भी उन लोग बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का कारखाना करेंगे और विभिन्न मातावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो ये कुछ उपदेश दिया था बुद्ध ने अजातशत्रु के जब आक्रमण करना चाहता था कहाँ पर? वज्जी संघ पर, तब उसको ये कुछ उसने उपदेश दिया था। चलिए आगे देखते हैं और लगभग हमारा ये अध्याय भी समाप्त होने वाला है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, उसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उनके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में हम अध्याय 9 में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये अध्याय हो गया समाप्त और इस अध्याय में हमने देखा पाटलिपुत्र और मगध, वज्जी के कुछ क्षेत्रों के बारे में, उसकी कुछ कहानियों को जाना, जहाँ पर एक बहुत ही विशाल राजा हुआ करते थे और राजा होने का कहानी, उस कहानी में हम देखें कि राजाओं द्वारा कर क्यों लगाया गया और किलाबंदी का मुख्य कारण क्या था।
और भी हमने बहुत कुछ जानकारी इस वीडियो में प्राप्त कर लिया हूँ। अगर आपको समझ नहीं आया है तो ज़रूर इस वीडियो को आप और एक बार देखने का प्रयास कीजिए। और अगर इसी प्रकार के और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आने वाले और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।